बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बेहद शुक्रिया। मंच पर मौजूद आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, मंच पर मौजूद हमारे तमाम विधायकगण, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन एमडी चोपदार साहब और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी गण और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी गण, सबसे पहले तो अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम करके पूरे देश को जो संदेशा देना चाहिए वो संदेशा आज यहां से दिया है। राजस्थान की धरती मोहब्बत की धरती है, प्यार की धरती है, साझी शहादत और साझी विरासत की धरती है। और इस विरासत की धरती से जो पैगाम इस वक्त पूरे देश में जाना चाहिए वो कार्यक्रम आपने किया है। इसके लिए एमडी चोपदार साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। पूरे राजस्थान से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी यहां पर बैठे हैं, अल्पसंख्यक विभाग के जो साथी बैठे हैं, यकीनन देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी जो थोड़ी बहुत हिम्मत और हौसले की, उम्मीद की जो रोशनी है, उस रोशनी का नाम है राहुल गांधी। और हम सारे लोग, गोविंद सिंह डोटासरा जी हों, एमडी चोपदार हों, अमीन कागजी हों या फिर जाकिर साहब हों, रोहित भाई हों, हमारी जो महिला विधायक गण हों या फिर सीपी जोशी साहब हों, हम सारे लोग राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उसके सेल्समैन हैं। मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। जब एमडी चोपदार साहब ने यह तय किया कि इस कार्यक्रम को करना है, आज मुझे केरला जाना था, मैं केरला में सीनियर ऑब्जर्वर हूं, वहां पर मैंने आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से बात की और मैंने कहा केरला में फिर आ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे जयपुर जाना जरूरी है क्योंकि जयपुर का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं डोटासरा साहब को सुन रहा था, सीपी जोशी साहब को सुन रहा था, अमीन कागजी साहब को सुन रहा था, सारे विधायकों को सुन रहा था। मैं सबसे पहले अमीन कागजी साहब आपको बधाई दूंगा। इस बीच आपने जो हिम्मत दिखाई है उस हिम्मत की जरूरत है। कभी किसी ने शेर कहा था, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को यह तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। ये जो नफरतों के सेल्समैन घूम रहे हैं वो सिर्फ आपके राज्य में नहीं घूम रहे हैं, वो देश के अलग अलग कोनों में घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने उनकी लगाम पकड़ने का काम किया है वो देश में बाकी जगहों पे भी एक उदाहरण बन रहा है। अमीन कागजी साहब आपको बधाई, और उससे ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा जी को बधाई कि बाबा जी सबके कागज चेक करते घूम रहे थे, आपने उन्हीं का कागज पिछले दिनों चेक कर लिया था। तो जब नेता मजबूत होता है, जब अगुवाई करने वाला प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होता है तो वो एक राह दिखाता है। और आपने अपने विधायकों को भी वो राह दिखाई है कि अगर कोई नफरत की बात करता हुआ सड़क पर नजर आए तो उसके सामने मोहब्बत की बात करते हुए सीना तान के खड़े हो जाओ। हो सकता है कि तुम संख्या में कम हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि नफरतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नफरतों की तादाद कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीतना मोहब्बत को ही है। यह दुनिया में हमेशा साबित हुआ है। और आप यहां पे लगाम पकड़ रहे हैं और मैं सैल्यूट करूंगा अपने नेता राहुल गांधी को। हवाओं का रुख बदल रहा है, यह आपको पहचानना पड़ेगा।
मायूस होने से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस वक्त वो काम करके दिखा दिया है, वो हालत कर दी है कि 56 इंच की छाती की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लोकसभा में आकर के भाषण दे दे। लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी पे महिला सांसद हमला कर देती, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मैंने कहा महिलाओं से डर डर के कब तक भागते रहेंगे? ये झूठे आरोप लगाना बंद करिए। हमसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि आपकी महिला सांसद प्रधानमंत्री पे हमला कर देती। मैंने कहा भाई वो कौन से सूत्र हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी को बताया कि महिला सांसद हमला करने जा रही हैं? आप कब से महिलाओं का मन पढ़ने लगे? आपको तो ये हुनर आता ही नहीं है। और रही बात हमारी महिला सांसदों की, तो मैं उनकी हिम्मत को सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को सलाम करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी महिला नेताओं को इतनी ताकत दी है कि वो प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके भी सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं। यह ताकत है लोकतंत्र की, यह ताकत है संविधान की कि हमारी महिला सांसद दलित समाज से आने वाली वर्षा गायकवाड़ जी हो या ज्योति मनी हो या फिर प्रतिभा धानोड़कर हो, ये जब जा करके सत्ता पक्ष के सामने खड़ी हो गई तो प्रधानमंत्री जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ना साहब मैं तो नहीं आ रहा, खतरा हो सकता है। मैंने कहा चलिए आप हमेशा मैदान छोड़ के भागे हैं। उसके बाद राहुल जी बाहर निकले, मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रेड डील पर, और राहुल जी को देख करके वो जिस तरह से भागे, उससे ये बात पूरे देश में गई कि सरकार की ग्रिप जो है वो कमजोर हो चुकी है। ये राहुल गांधी का दम है कि रात के 1 बजे इस देश के 2-2, 3-3 मंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे पीयूष गोयल हो, रात के 1-1 बजे वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अमेरिका में जब यहां रात के 1 बजता है तो अमेरिका में सुबह होती है, तब शायद ट्रंप से परमिशन लेते हैं कि ये वीडियो बनाने चल रहे हैं, डालें या ना डालें। उसके बाद वीडियो पोस्ट होते हैं। इससे दिखाई पड़ता है कि एक अकेला इंसान अगर अपनी जिद के साथ सरकार के सामने खड़ा हो जाए तो सरकार के नंबर भले ही बहुमत से ज्यादा क्यों ना हो, उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं राहुल जी को सैल्यूट करूंगा। राहुल जी ने यह बता दिया है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब देखने वालों, आज आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कांग्रेस के सांसदों के सामने आकर के लोकसभा में जवाब दे सकें। और मैं राज्यसभा की बात बता रहा हूं, जब लोकसभा में नहीं बोल पाए तो राज्यसभा में बोलने की जुगत निकाली उन्होंने कि फजीहत बहुत हो रही है। कांग्रेस के और विपक्ष के एक एक सांसद के पास जाकर के मंत्री चोरी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोलने आए तो प्लीज बोलने दीजिएगा। मैं गवाह हूं इस बात का। यह दम दिखाया है विपक्ष ने इस बार, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। अगर घुटने न टेके होते तो ट्रंप की इतनी मजाल नहीं थी कि ट्रंप कहता कि मैं जब चाहूं तब नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं। इस ट्रेड डील ने इस देश के किसानों का और छोटे व्यापारियों के साथ जो साजिश की है ना, उसका परिणाम आने वाले दिनों में देखिएगा आप। बांग्लादेश के नाम पर राजनीति करती है भाजपा, लेकिन अभी जो ट्रेड डील हुई है उसके मुताबिक अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन एक्सपोर्ट करता है तो उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन भारत अगर इंपोर्ट करता है तो उसको 18% देना पड़ेगा। विश्वगुरु राजीव शुक्ला ने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे विश्वगुरु हैं, आश्रम खोल के बैठे हैं, कोई चेला है ही नहीं। हमसे एक नेता ने कहा कि अगर राजीव शुक्ला भी सरकार को घेर रहे हैं तो समझ लो कि सरकार बहुत कमजोर हो गई है। तो भाइयों,
अल्पसंख्यक विभाग के साथियों, आपसे 2-3 चीजें समझाइश के तौर पे कहना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उस खेल को समझिए। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। 6 संप्रदाय समुदाय मिलकर के अल्पसंख्यक कहे जाते हैं इस देश में। और राजस्थान में पारसी समाज भले ना हो, बाकी 5 समाज अपना वजूद रखता है, अपनी अहमियत रखता है। इसलिए आप सारे लोगों को भाजपा के उस खेल से होशियार भी रहना है। अपना हक मांगिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, लेकिन बाहरी चालों से होशियार भी रहिए। भाजपा जब जानती है कि उसका खेल गड़बड़ हो रहा है तो फिर वो अकेले नहीं लड़ती और भी दोस्तों को बुलाती है। आपको होशियार भी रहना है। मैं पूरे देश में उस लड़ाई को लड़ रहा हूं और आपसे भी चाहता हूं, आज अगर यह बीमारी आपके बीच में खड़ी है जयपुर में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है। तुमने खुद अपने ही घर में किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। गलतियां तो हमारी भी हैं। हमें ये जो नए झंडे पकड़ने का शौक है ना, नई सवारियां हम तलाशते रहते हैं ना, वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। ये जो सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाया जाता है कि कांग्रेस ने दिया क्या अल्पसंख्यकों को, और आप लाजवाब हो जाते हैं, आपको लगता है इसका जवाब क्या दूं। बहुत सारे जवाब हैं। अगर कोई भाजपा का पेड वर्कर मुसलमान नाम से फर्जी आईडी बना करके आपसे सवाल पूछे कि आखिर अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने दिया क्या, तो उनसे कहना कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने जाकिर हुसैन साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है कि जब 1947 के बंटवारे के बाद लहू लहू मंजर था, तब कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ता है और मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाता है और इस देश का शिक्षा मंत्री बनाता है। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ए.के. एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का कानून मंत्री बनाया। अरे वो कांग्रेस पार्टी है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए जब कोई ये सवाल पूछे ना, तो उसको पलट के जवाब देना। और मैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो आपके लिए पूरे देश में तमाम मुद्दों पर लड़ता रहता हूं, एक दिन राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ा जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे थे। ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जिन मुद्दों को सड़क पर लड़ते हो, जाओ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठो और आवाज उठाओ। यह ताकत कांग्रेस पार्टी ने दी है। इसलिए अपने घर में अगर कोई शिकायत भी हो तो उसको घर में रह करके बंद कमरे में लड़ेंगे, लेकिन बाहर कोई भी नफरत की बात करने आएगा तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उसके खिलाफ खड़े होंगे और अपना परिवार मजबूत करेंगे। यह एहसास जिंदा रखना है। आप सोचिए, कभी यहां अकलियतों के लोग बैठे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में नफरत का शिकार सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं ना, आप है ना, आप है ना। कौन सी भीड़, कौन से चौराहे पे, कौन सी ट्रेन में कैसा व्यवहार करेगी, यह बताना मुश्किल है। लेकिन ऐसे दौर में अगर एक इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा, इस देश में जो नफरत का केरोसिन छिड़का गया है, मैं उसके खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा। अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की उस इंसान ने।
4000 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलने का मतलब समझते हैं आप? 40 किलोमीटर चलने का मतलब समझते हैं आप? 400 किलोमीटर चलने का मतलब समझते हैं आप? वो इंसान जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते थे कि वो शहजादा है, वो राजकुमार है, वो इंसान एक दिन एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में और एक जूता पहन करके कन्याकुमारी से जब निकला सड़कों पर तो लाखों लोग उसके साथ खड़े हो गए और वो कश्मीर तक एक नारा लगा करके चलता रहा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कभी सोचा है कि इस देश में नफरतें कम होंगी तो सुकून की सांस कौन लेगा? तो फिर उस इंसान का एहसान तो याद रखना पड़ेगा ना। कोई आएगा लच्छेदार तकरीरें करते हो और आप कहोगे नहीं नहीं भाईजान सही कह रहे हो। उनसे पूछना कि कभी 4 किलोमीटर इस देश में नफरत के खिलाफ खड़े हुए आप, चले हैं आप? लेकिन राहुल गांधी चले हैं, मैं चला हूं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके। मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, सांसद बाद में हैं, आप पहले शायर हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी नाराजगी को नजरअंदाज करना पड़ता है। अपना हक मांगो, अपने लिए लड़ो, इससे इनकार नहीं है। मैं भी लड़ता हूं। एक परिवार में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो मनमुटाव भी होगा, लड़ाई भी होगी। कोई बड़ा भाई है तो हो सकता है उसके हिस्से में 2 निवाले ज्यादा चले जाएं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घर का बर्तन तोड़ना शुरू कर दो। साथियों, यह बहुत लंबी तकरीर का वक्त नहीं है, बस आपसे यह कहना है कि एक अच्छा चेयरमैन आपको मिला है। पूर्व में भी लोगों ने शानदार काम किया है। एमडी चोपदार नई कोशिशों के साथ आपके बीच में खड़े हैं, और मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को और सुखजिंदर रंधावा जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक मजबूत आदमी खोज करके यह कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी इनको चेयरमैन बनाइए। पूरा क्रेडिट जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा जी को जाता है। एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजाएं। मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, मुझे तो इनका रिकमेंडेशन भेज देना था। जो इन्होंने मुझसे कहा था मैंने उसको इतिश्री तक पहुंचा दिया। मैं इनको बधाई दूंगा कि आपने एक अच्छा चयन किया, और चयन के बाद चेयरमैन बहुत बनते हैं, अलग अलग विभागों के चेयरमैन बनते हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो अपने साथियों से काम लेकर के उनको एहसास दिलाता है कि तुम हमारे पीछे नहीं खड़े हो बल्कि हमारे साथ खड़े हो। आप वो एहसास डोटासरा जी दिला रहे हैं, और मैं तो आपकी प्रशंसा लीडरशिप से भी करता हूं। मैं लोकसभा और राज्यसभा में भाजपाइयों के तनाव वाले चेहरे देखता हूं तो मैं लीडरशिप से कहता हूं कि एक ये है, इनके चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे कब्ज हुई है, और एक हमारा राजस्थान का पीसीसी प्रेसिडेंट है, महफिलों में खड़ा होता है तो गाने अपने आप बजने लगते हैं, कोई तनाव नहीं, हंसते खेलते कैसे बैंड बजाई जाती है सरकारों की। इस देश को गोविंद सिंह डोटासरा से सीखना चाहिए। यह इनका असर है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाके गमछा लहराने लगे थे। कॉपी करते हैं नरेंद्र मोदी हमारे नेताओं को, कॉपी करते हैं। मैं डोटासरा जी को बधाई दूंगा कि जिस तरह से आपने सरकार को घेर रखा है। ये जो पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं, आपने वो वाली पर्ची फाड़ के रख दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां बहुत सारे लोग पर्ची का मतलब दूसरा समझेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आपने फाड़ के रख दी है पर्ची, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री कौन है पता ही नहीं चलता। अभी वित्त मंत्री के बारे में आप बता रहे थे कि बेचारी पॉलिटेक्निक मांग रही थी, वित्त मंत्री को ही पॉलिटेक्निक नहीं मिला। बिल्कुल यही हाल हमारी वाली वित्त मंत्री का भी है। वो अपने 1.5 घंटे के भाषण में महंगाई का मां तक नहीं बोलती हैं। सुबह दही और चीनी खा करके बजट पेश करने आती हैं और आकर के दही और चीनी का रेट बढ़ा के जाती हैं। ये भाजपा वाले धर्म की बात करते हैं। मैंने तो देश की राज्यसभा में कहा था कि आप किस मुंह से धार्मिक होने की बात करते हो। आप भगवान श्री कृष्ण के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करते हो, लेकिन उनका प्रिय खाद्य पदार्थ
दूध, दही, मक्खन, उस तक पर ये जीएसटी लगाते हैं। और ये सब तो छोड़िए, भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो कफन तक पर जीएसटी लेती हैं। ये किस मुंह से आम आदमी की हिमायती होने का दावा करती हैं? इसलिए इस सरकार से डरना नहीं है, इस सरकार के सामने सीना तान के खड़े हो जाना है। और राजस्थान वालों, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद नहीं लिखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए अपनी कहानियां खुद लिखिए। और यह कांग्रेस पार्टी है जो हर कार्यकर्ता को नेता बनने का मौका देती है। आपसे भी दो बातें मुझे कहनी है, यहां जितने साथी बैठे हैं, दो बातें बहुत समझदारी भरी आपके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, इस देश के मीडिया से बहुत उम्मीदें मत करिएगा। मैं यहां जो मीडिया के साथी मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो क्षेत्रीय मीडिया शानदार काम कर रहा है, लेकिन वो जो एसी कमरे में बैठ करके अपना जमीर बेच करके खबरें दिखा रहे हैं, उनसे उम्मीद मत करिएगा। लेकिन दूसरा माध्यम आपको समझना पड़ेगा। इस देश में 373 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। आंकड़ा याद करिए, 373 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। 391 मिलियन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। 493 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। लेकिन इस देश में 535 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कहां हैं। आप क्या पार्टी की कोई बात उन सोशल प्लेटफॉर्म पे रख पा रहे हैं? सिर्फ अपनी फोटो पोस्ट करने के अलावा कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश कर पा रहे हैं? सामने बैठी हुई भीड़ में कितने लोग हैं जिनका फेसबुक वेरीफाइड है, किनके ट्विटर हैंडल पे ब्लू टिक लगा हुआ है? अगर नहीं है तो कल से जाइए, राजनीति में क्यों हैं आप? खुद से सवाल पूछिए। आप इसलिए हैं कि नेता बन सकें, और नेता बनने का इस दौर से सुनहरा मौका कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक खबर कोई ब्रेक करिए, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे आप एक वीडियो डालते हैं और अगर कंटेंट अच्छा है तो वायरल हो गया, तो पूरा देश आपको अगले 24 घंटे में पहचान लेता है। यह सबसे आसान दौर है। पिछले दौर में लोग चप्पल घिसते रह जाते थे, अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए। यह दौर सीपी जोशी साहब और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने देखा है। आप खुशनसीब हैं कि आपकी एक पोस्ट अगर कायदे की है तो अगले दिन होता है कि कोई राहुल गांधी जी या कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको बुला करके कहते हैं कि आओ, तुमने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है। एक दिन में यह असर हो रहा है। तो इस ताकत को पहचानिए। डिपार्टमेंट के सारे साथियों से, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, मैं नजर रखता हूं अपने विभाग के लोगों पर, और मुझे आने वाले दिनों में यह देखना है कि आप में से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अभी तक हैं तो थोड़ा और सलीके से एक्टिव होइए। उस सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। मीडिया आपको तभी दिखाएगा, या जब कोई विवादित बात होगी या पार्टी के निगेटिव कोई खबर होगी, तभी मीडिया आपको दिखाएगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा। सुबह शाम मीडिया के माइक खड़े हैं। मैं उस दिन पार्लियामेंट में घुस रहा था तो माइक लेकर के, अच्छा, इतना अचानक माइक आपके ऊपर लगाते हैं जैसे अचानक हमला होता है, जैसे अचानक ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी रोकते हैं चालान काटने के लिए ना, वैसे ही मीडिया वाले अचानक माइक लगाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मुसलमान 4 शादियां करता है, आपका क्या जवाब है? आप कुछ और सोचते हुए आ रहे हैं। एजेंडा समझना पड़ेगा। मेरे मुंह में माइक लगा दिया, मैं 30 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर मैंने कहा भाई, मुझे इस देश में आज तक कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हों। लेकिन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो एक भी नहीं की है। आपको एजेंडे को ध्वस्त करने वाला जवाब आना चाहिए। उस दिन सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में गए, डोटासरा जी, सुबह सुबह मैं पहुंचा तो मीडिया वालों ने माइक लगा दिया, इमरान जी, सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में क्या कहे गए, आप क्या कहेंगे?
मैंने कहा फिल्मी लोग हैं, ये अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए इस तरह के शोज में जाते रहते हैं, कपिल शर्मा के भी शो में जाते हैं वो। बस इतना बोल के मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा भाई ये मैं कैसे चला पाऊंगा। तो मैंने कहा मैं आपके चलाने वाली खबर थोड़ी दूंगा आपको, हमें भी पता है आप हमसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं और आपको कौन सा जवाब चाहिए और आपका एजेंडा क्या है। इसलिए मीडिया के एजेंडे से 2 कदम आगे रह करके होशियारी के साथ, और आपको ज्यादा रहना है, क्योंकि कंधा आप बनते हैं भाजपा के लिए, वो कंधा नहीं बनना है। मैं अपनी 3 साल की देश की राज्यसभा की जिंदगी में यह कह सकता हूं कि आज तक भाजपा मेरा एक शब्द नहीं पकड़ पाई होगी जिसको विवादित बना सके वो। यह हुनर आपको सीखना पड़ेगा, आप सारे साथियों को, और नेता बनिए, यह नेता बनने का वक्त है। इतना शानदार अध्यक्ष है, इतना शानदार चेयरमैन है, और दिल्ली में बैठा हुआ इतना शानदार आपका नेता है राहुल गांधी। तो यह वक्त है नेता बनने का। नेता बनिए, अपने झंडे के साथ नेता बनिए। ये जो कांग्रेस पार्टी का झंडा है, कोई आपके बीच में एक अलग तरह का झंडा लेके आएगा, कोई हरा लेके आएगा, कोई केसरिया लेके आएगा, लेकिन सिर्फ कांग्रेस है जो ऐसा झंडा लेके आपके बीच में आती है जो तिरंगे का रंग है, जिसमें 3 रंग हैं। इसलिए साथियों, यह अच्छा वक्त है। पूरे अल्पसंख्यक विभाग को बहुत बधाई देता हूं। एक चीज याद रखिए, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, अस्ल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, और जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। और ये जो बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं, इनसे डरिए मत। मैं जब दिल्ली में चारों तरफ गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि जिन्होंने 50-50 साल देश पे हुकूमतें की, आज उनकी कब्रों पर चिराग जलाने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे? सब यहीं रह जाएगा। अगर किसी को यह लगता है कि तुम्हारे सर की छत छीन करके उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो नहीं, उसने बड़ा काम नहीं किया है, उसने खुद को जलील किया है, संविधान को कुचला है। आप संविधान के सिपाही हैं, लड़ते रहिए। इतिहास में सब कुछ दर्ज हो रहा है, भले ही पढ़ा आज ना जा रहा हो। एक इतिहास लिखा जा रहा है जो नफरत का इतिहास है, जो आने वाले 50 साल बाद जरूर पढ़ा जाएगा। इसलिए हौसला और हिम्मत रखिए, डरिए मत। हमारा नेता कहता है राहुल गांधी की डरो मत। अब तो नरेंद्र मोदी से भी हमारा नेता कह रहा है कि डरो मत, लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति न्याय करती है। नरेंद्र मोदी के 2-2 कौड़ी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गाली देते हैं, इंदिरा गांधी जी को गाली देते हैं। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि आप उस नेहरू को गाली देते हैं जो 1000 दिन से ज्यादा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ता हुआ जेल में बंद रहा। आपकी हैसियत नहीं है कि आप नेहरू और इंदिरा जी का कद छोटा कर पाएं। अरे नेहरू वो नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत है कि उनका नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता है और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। कहां आसमान कहां जमीन, कोई तुलना नहीं है। सूरज पर थूकोगे तो पलट के थूक तुम्हारे मुंह पर गिरेगा, गिर रहा है। जिस तरह से उनका नाम आया है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है। आने वाले दिनों में और एप्स्टीन फाइल जब खुलेगी ना, तब न जाने कितने मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़ेंगे। एक का तो बिल्कुल कगार पे बैठा हुआ है, आप बस देखते जाओ। इधर राहुल जी ने मीडिया में बस इतना बोला था कि हरदीप पुरी और अनिल अंबानी को जवाब देना चाहिए। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हरदीप पुरी साहब को। यह राहुल गांधी की ताकत है। तो दोस्तों, आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि यह पैगाम मोहब्बत है। हाँ ठीक है, हाँ मैं सुना दूंगा। ये जो सद्भावना सम्मेलन है, अच्छा
जी जी जी, ये जो सद्भावना सम्मेलन और पैगाम मोहब्बत है, इसको लेकर के राजस्थान के अलग अलग इलाकों में चलना है। जोन वाइज कार्यक्रम करिए। और मैंने एमडी चोपदार साहब से बैठते ही कहा था कि चाहे वो बाड़मेर का इलाका हो, चाहे चुरू झुंझुनू हो, चाहे अजमेर हो, चाहे भरतपुर हो, पूरे राजस्थान के हर इलाके में भाई जब वो नफरत का पैगाम लेकर के पूरे गांव गांव में घूम रहे हैं तो आपको भी मोहब्बत का पैगाम लेके तो घूमना पड़ेगा ना। आप ये सोचो कि वो नफरत की बात करते रहें और आप अपने घरों में सुकून से बैठे रहो और माहौल अच्छा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। उन पे तरस खाइए। हमने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग। अपने बच्चों के घरौंदों को बचाने के लिए नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए। उनकी यूएसपी और कुछ नहीं है, उनको और कुछ नहीं आता। वो चौराहों पर खड़े होकर सिर्फ नफरत की बात कर सकते हैं। उन पे तरस खाइए और जब वो नफरत की बात करने के लिए खड़े हों तो चार मोहब्बत की बात करने वाले वहां खड़े हो जाएं। वो उसी तरह दुम दबा के भागेंगे जैसे पिछले दिनों भागे थे। असम के मुख्यमंत्री ने जब कहा कि कोई मियां मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो। मुझसे मीडिया के साथियों ने प्रतिक्रिया मांगी तो मैंने कहा कि अगर कोई गरीब रिक्शे वाला 10 रुपए मांगे तो उसे 20 रुपए दो। यह है हमारा पैगाम। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम गोडसे के मानने वाले नहीं हैं। यह दौर मुश्किल भले हो, यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं। मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं और इस पर फख्र करिए, इस पर गर्व करिए कि आप गांधी के साथ हैं। बाहुबली में एक डायलॉग था ना कि इतिहास हर कायर को शूरवीर बनने का मौका देता है। तो मेरे भाई, हमने वो दौर नहीं देखा है जब अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे। हमने नहीं देखा है वो दौर, हमने किताबों में पढ़ा है उसे। लेकिन हमने ये दौर देखा है कि जब इस दौर के अंग्रेजों के खिलाफ कोई राहुल गांधी लड़ रहा है, कोई डोटासरा उनके साथ खड़े हैं, कोई इमरान प्रतापगढ़ी उनके साथ खड़ा है, कोई प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी है, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ खड़ा है, तो लड़ाई लगभग वैसी ही है। इसलिए डरने का नहीं, डराने का भी नहीं, जियो और जीने दो। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। आखिर में बस एक बात कह के आपसे आज अपना भाषण खत्म करूंगा। 28 साल जेल में रहने के बाद जब नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में एक क्रांति आ गई, इंकलाब आ गया। अवाम ने उनको देश का राष्ट्रपति बना दिया। जब राष्ट्रपति बना दिया, बहुत गंभीरता से सुनिएगा, जब उनको राष्ट्रपति बना दिया गया तो एक दिन वो अपने साथियों के साथ, पूरे स्टाफ के साथ खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट में। जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तो जाहिर सी बात है, देश का राष्ट्रपति आया है और वो भी 28 साल जेल में रह करके देश को आजाद करवाने वाला और देश के लिए कुर्बानी देने वाला। तो जब बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ जो वीआईपी रूम था वो खोला गया राष्ट्रपति के सम्मान में, राष्ट्रपति अंदर जाके बैठ गए, पूरा स्टाफ उनके साथ ही बैठ गए। इतने में उनकी नजर पड़ी कि कांच के उस पार, कमरे के उस पार एक इंसान सर झुका करके खाना खाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ने अपने ओएसडी को बुलाया और कहा, वो जो सामने इंसान बैठा है उसको जाओ और अपने पास ला करके बिठा लो। राष्ट्रपति का आदेश था। ओएसडी गया और उसने उस इंसान से कहा कि आपके लिए प्रेसिडेंट का आदेश है कि मैं आपको बतौर मेहमान अपने साथ बिठाऊं। वो आदमी चुपचाप उठा और आकर के ओएसडी के साथ बैठ गया। खाना सर्व हुआ, सबने खाना खाया। खाना खत्म होते होते वो इंसान फिर खामोशी के साथ उठा और चुपचाप निकल के चला गया। ओएसडी उठ करके नेल्सन मंडेला साहब के पास आया और उन्होंने कहा, साहब आपने जिस मेहमान के लिए मुझे आदेशित किया था मैं उसको बुला के ले आया, अपने पास बिठा के खाना खिलाया, लेकिन सर वो खाना खाते हुए बड़ा परेशान सा दिख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, शायद वो बीमार था। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि नहीं, वो बीमार नहीं था, मैं उसे जानता हूं। मैं 28 साल जिस जेल में कैद था, ये उस जेल का जेलर था।
ये जब मुझे मारता था, मुझे टॉर्चर करता था और मैं पानी मांगता था तो ये मेरे चेहरे पर पेशाब करता था। आज इसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि मैं राष्ट्रपति बन गया हूं और इसे लगा कि मैं इसके साथ वही सुलूक करूंगा जो इसने मेरे साथ किया है। लेकिन अगर एक आंख के बदले दूसरी आंख फोड़ी जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बदला लेने का मतलब वही नहीं है कि जो नफरत की बात करे हम उससे नफरत करें। मोहब्बत से बड़ा कोई बदला नहीं हो सकता। जो बदला नेल्सन मंडेला ने लिया वो बदला लेने की जरूरत है। इसलिए साथियों, कांग्रेस सबको सीने से लगाने वाली पार्टी का नाम है। कांग्रेस किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक मजहब की पार्टी नहीं है। लोग पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, उस खेल से भी बचना है। हमारा नेता सबके लिए बात करता है, हमारी पार्टी सबके लिए बात करती है। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि गुलबर्गा की गलियों से निकल करके आने वाले दलित समाज के एक बेटे को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि राहुल गांधी जी तब तक कुर्सी पर बैठते नहीं जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठ नहीं जाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैडम सोनिया गांधी तब तक गेट के बाहर उनका इंतजार करती हैं जब तक वो अपनी गाड़ी से निकल करके बाहर नहीं आ जाते। तो मेरे भाई, ये कांग्रेस पार्टी है जो सबको सम्मान देती है। इसलिए एकजुट रहिए, एक साथ रहिए और अल्पसंख्यक समाज के साथियों, प्यार मोहब्बत के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की तालीम पर। वो सबसे जरूरी चीज है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। यह ख्याल दिल में रहे। अल्पसंख्यक विभाग इस कार्यक्रम को लेकर के बाकी क्षेत्रों में भी चले और मुझे जब भी आमंत्रण मिलेगा, मुझे जब भी आवाज दी जाएगी, वो अल्पसंख्यक विभाग का कार्यक्रम हो, दलित विभाग का कार्यक्रम हो, ओबीसी विभाग का कार्यक्रम हो, आदिवासी विभाग का कार्यक्रम हो, महिला डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हो, जब भी राजस्थान मुझे आवाज देगा, ये वो धरती है, ये वीरों की धरती है। ये किसी को बुलाए तो उसके लिए गर्व की बात होती है। मैं यहां आना हमेशा गर्व के साथ कबूल करता हूं, मैं हमेशा आता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।